Power System Analysis Online Lecture number 12, Power Flow Solutions, which is chapter number 9 of the textbook. This lecture is the continuity of the previous lecture in which we have defined the power flow problem. In today's lecture, we will look at the solution methods. After defining the power flow problem, we will look at how we can get our solutions, the bus voltages, by using different methods in this chapter. The first one is Gauss-Seidel method, and there are also two related examples. So in today's lecture, we will look at this method. After that, in next lecture, we will look about study about Newton-Raphson method. So the complexity of obtaining a formal solution for power flow in a power system arises because of the differences in the type of data specified. ठीक है, अब होता क्या है, चूँकि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बसेज हैं, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. तीन तरह के बसेस थे. द फर्स्ट वन वाज स्लैक बस, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास वोल्टेज और एंगल का पता होता था. और उसके बाद लोड बसेस, जिसके ऊपर हमारे पास एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का पता होता था. बाकी दो अननोन स्टेट वेरिएबल्स को हम फाइंड आउट करते थे, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसका फेज एंगल. और थर्ड वाज जनरेटर बस या वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, जिसके ऊपर पीवी यानी पावर और एक्टिव पावर और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का पता होता था. रिएक्टिव पावर और फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज हमने फाइंड आउट करने होते थे. तो कम्प्लेक्सिटी तब आती है चूँकि डिफरेंसेस है बसेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर. इस वजह से फॉर्मल सोल्यूशन के अंदर भी कम्प्लेक्सिटी राइज हो जाती है. हालांकि फार्मूलेशन जो है वो इजी है, अगर हम देख लें, ठीक है. नंबर ऑफ अननोन्स जितने होंगे, नंबर ऑफ अननोन स्टेट वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंगली सफिशेंट इक्वेशंस हमारे पास बन जाते हैं. जिस तरह पिछले चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने देखा था कि अगर 4 बस सिस्टम है तो हमारे पास 4 वोल्टेजेस को हमने फाइंड आउट करना है, तो 4x4 वाई बस बन जाती थी. सिमिलरली ये तो हमें अभी तक पढ़ चुके हैं. अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि ये इतना इजी नहीं होता. द क्लोज फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज़ नॉट प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं होता कि V1 से लेकर V4 तक हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करें और वो एग्जैक्टली वही हो, ठीक है. डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफ द पावर फ्लो प्रॉब्लम्स फॉलो इन इटरेटिव प्रोसेस. ये एक इटरेटिव प्रोसेस होता है जो बार बार उसको चेक किया जाता है. किसी भी चेंज की सूरत में दोबारा से इटरेशन फॉलो होते हैं. भाई असाइनिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज सबसे पहले. फिर फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं होती हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं टू द अननोन बस वोल्टेजेस. कोई अपनी तरफ से दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 एंड फेज एंगल ऑफ 0 डिग्री. by calculating a new values for each bus from the estimated values at the other buses and the real and reactive power specified. ठीक है, अगर रियल और रिएक्टिव पावर स्पेसिफाइड है तो हम अपनी तरफ से फर्स्ट आइट्रेशन में कोई एस्टिमेशन करते हैं, उसके बाद दूसरे वैल्यूज़ आ जाते हैं और उनको हम अदर बसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ for the voltage at each bus is thus obtained and used to calculate still another set of bus voltages. Each calculation of a new set of voltages if called in iteration. तब जाके हम इसको आइट्रेशन इस वजह से कहते हैं कि दोबारा से इसको एक आइट्रेटिव प्रोसेस है, साइकिल में काम करता है. इस वजह से द आइट्रेटिव प्रोसेस is repeated until the changes at each bus are less than a specified minimum value. ये वैल्यू हमने डिफाइन करना होता है या सिस्टम के अंदर पहले से डिफाइन होता है कि फॉर एग्जांपल दो आइट्रेशन के दरमियान अगर 0.5 का डिफरेंस हो तब जाके आप कहें कि सोल्यूशन इज़ कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंस हो गई, यानी एग्जैक्ट आप उस वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंच सकते, ऊपर नीचे आइट्रेशन होती रहती है. तो इस वजह से कोई ख़ास मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू के ऊपर अगर सेटिस्फाई होता है, दो आइट्रेशन के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, तब जाके हम कहते हैं कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ आइट्रेटिव प्रोसेस. वी डिराइव इक्वेशंस फॉर अ 4 बस सिस्टम. अब यहाँ पे हम एक जनरलाइज फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल है, ठीक है. 4 बस सिस्टम है हमारे पास and write the general equations later. हम बाद में देखते हैं इक्वेशन. with the slack bus designated is number 1. फर्स्ट बस हमारा स्लैक बस था, निकल गया. कंप्यूटेशन स्टार्ट्स विद बस वोल्टेज 2, 2, 3, 4 के लिए हम कंप्यूटेशंस करेंगे. इफ P2 स्केजुअल एंड Q2 स्केजुअल, जो कि हम
पढ़ चुके हैं फिगर्स के थ्रू भी पिछले लेक्चर के अंदर कि स्केजुअल क्यू और पी के वैल्यू कैसे निकालते हैं। जनरेटेड माइनस डिमांड are the scheduled real and reactive power respectively entering the no network at bus 2। बस 2 के ऊपर जो इंजेक्शन हो रही है एक्टिव रिएक्टिव पावर की, हम उसकी तरफ कंप्यूटेशन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 9.4। इस इक्वेशन को देख के ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द पावर इंजेक्टेड इट बस आई इज, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पी आई माइनस जे क्यू आई इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए दोबारा से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड विद y एंड v। यहाँ पे i की वैल्यू होती p इज इक्वल टू वी आई, वही फार्मूला है जो और इसके इमेजनरी और रियल पार्ट्स, जिस तरह हमारे पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर के रियल इमेजनरी पार्ट्स हैं, इस तरह यहाँ पे भी दोनों पार्ट्स होंगे। तो कहते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 9.4 के अंदर विद आई सेट इक्वल टू 2, अगर हम 2 की लिए फाइंड करें, फॉर एग्जांपल p2 यहाँ पे माइनस जे क्यू टू इज इक्वल टू 2, और n को क्या पुट करें, n इक्वल टू 4, और इस n को आप 4 लें, ठीक है, यानी ये 2। अब इसको कॉल लें, इस इक्वेशन को देखें, फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट p2 स्केजुअल माइनस जे क्यू टू स्केजुअल डिवाइड बाई, अब इस v2 को यहाँ पे से निकाला है सिस्टम से, इस क्यू नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और बाकी ये इक्वेशन एक्सपेंड हो जाएगा। समेशन है, तो हमारे पास 3 बसेस रह गए, 2, 3 एंड 4। बस 2 के लिए ये इक्वेशन आ गई समेशन, बस 3 के लिए दिस वन, बस 2, 3 एंड v3 प्लस y2 4 एंड v4। इसकी कनेक्टिविटी है आपस में, बसेस 3 है, लेकिन चूंकि 2 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 की अपनी सेल्फ एडमिटेंसेस ली हुई हैं, 2 3 के साथ भी कनेक्टेड है, और 2 4 के साथ भी कनेक्टेड है। इस वजह से सबके एडमिटेंसेस और उनके बस वोल्टेजेस आ जाएंगे। नाउ सॉल्विंग फॉर v2, अब हमें चाहिए ये वाला v2, तो हमें कैसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इन सब को डिवाइड करेंगे बाई y22, यहाँ ये भी डिवाइड हो जाएगा, दिस वन y22, इसी तरह चारों टर्म्स ये वाले v22 से डिवाइड होके लेफ़्ट साइड इक्वेशन के लेफ्ट पे जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें v2 मिल जाएगा, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो इससे माइनस हो जाएंगे। p2 schedule minus jq2 schedule divided by v2 minus all these terms are subtracted and 1 over y22, यहाँ पे इसकी डिवीजन आ जाएगी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9.15। इसके थ्रू हम v2 के लिए हमने सॉल्व किया। सिमिलरली v3 और v4 के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी। तो अब हम जब एग्जाम्पल वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे। सबसे पहले हमने एडमिटेंसेस को कैलकुलेट करना होगा, फिर जाके इनके वैल्यूज़ पुट करने होंगे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, लास्ट आइट्रेशन के लिए, एटसेट्रा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट हाउ वी कैन जनरलाइज द फार्मूला फॉर v2। फॉर नाउ लेट अस assume दैट buses 3 and 4 आर आल्सो लोड buses। हम एज्यूम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा ही नहीं, लोड 4 को हम जनरेटर बस कंसीडर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ हम एजम्पशन कर रहे हैं कि 3 और 4 भी लोड बसेस हैं विद रियल एंड रिएक्टिव पावर स्पेसिफाइड पी क्यू। हमें पता है कि लोड बसेस के ऊपर पी और क्यू स्पेसिफाइड होते हैं। एक्सप्रेशन सिमिलर टू दैट ऑफ इक्वेशन 9.15 में बी रिटर्न फॉर ईच बस, ठीक है। इट बस 3 वी हैव, तो जिस तरह पिछले स्लाइड पे हमें v2 के लिए क्वेश्चन डिराइव किया, सिमिलरली v3 के लिए भी इस तरह होगा, v4 के लिए भी इसी तरह होगा। इफ़ वी वर टू इक्वल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन 9 पॉइंट ये वाला इक्वेशन और पिछले का, दोनों का हम क्या करें टू इक्वेट, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को इक्वेट करना चाहें एंड द सिमिलर इक्वेशंस ऑफ बस 4, वी वुड ऑब्टेन 6 इक्वेशंस एंड द 6 स्टेट वेरिएबल्स। वो कैसे होंगे, v2, v3 एंड v4 तीन वेरिएबल्स ये हो जाएंगे, गेमा 2, गेमा 3 एंड गेमा 4 तीन वेरिएबल्स ये हो जाएंगे। हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस बनेंगे और 6 उसके अंदर स्टेट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट या सिस्टम वेरिएबल्स होंगे। However, we solve for the complex voltages directly from the equations as they appear। हमारे पास जितने ये equations appear हो रहे हैं, हम डायरेक्टली इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The solution proceeds by iteration based on the scheduled real and reactive power at buses 2, 3 and 4।
इन तीनों बसेस के लिए जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो स्केजुअल रियल और रिएक्टिव पावर के वैल्यूज़ हैं उसी के ऊपर बेस करिए हमारी एट्रेशन जो स्टार्ट होगी सोल्यूशन के लिए। The scheduled slack bus voltage V1 is equal to V1 magnitude और angle एंड द इनिशियल वोल्टेज एस्टिमेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जीरोस का मतलब है कि इनिशियली जो हमने एस्टिमेशन की है फॉर V2, here for V3 estimation estimated value, for V4 estimated value at the other buses। स्लैक बस के ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका कोई हम रेफरेंस वैल्यू लेते हैं फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज इट स्लैक बस नंबर 1। सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9.15 जो V2 के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी गिव्स द करेक्टेड वोल्टेज V2 कैलकुलेटेड फ्रॉम। जाहिर बात है दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन, तो उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी V2 की दैट मस्ट बी ये आइट्रेशन एस्टिमेटेड वैल्यू की होगी। हियर विल बी एस्टिमेटेड वैल्यू तीन हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं V3, V4 एंड V2 इनकी वैल्यूज हम एस्टिमेट करेंगे, बाकी स्केड्यूल हमें पता है। इन विच ऑल द क्वांटिटीज इन द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड के ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज हैं आर आइदर फिक्स्ड कौन से हैं पी हमारे पास फिक्स्ड है, P2 स्केजुअल, Q2 स्केजुअल एंड Y2 टू ऑल दीज आर फिक्स्ड। स्पेसिफिकेशंस आर इनिशियल एस्टिमेट मैंने आपको बताया that was V2 superscript में 0, V3 superscript 0 and V4 superscript 0। The calculated values value V2 1 and the estimated value will not agree। जाहिर बात है फर्स्ट जब हम एस्टिमेशन करेंगे वो तो एक्चुअल वैल्यू होगी नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। इस तरह इटरेशन होती रहेगी जब तक कि हमारा प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पूरा ना हो। Agreement would be reached to a good degree of accuracy after several iterations it would be correct value for V2 with the estimated voltages but without regard to power at other buses। This value would not be the solution for V2 for the specific power, however because the voltage on which this calculation depends on the estimated values। बाकी उनको buses के ऊपर भी हमने estimation करनी है, अदर बसेस के ऊपर जिस तरह V3 का 0 है, V4 का 0, इस तरह हमने सबके लिए करनी है। फिर जाके एक दफ़ा इटरेशन पूरी होगी, फिर दोबारा इटरेशन होगी। एंड द एक्चुअल वोल्टेजेस आर नॉट येट नोन। So, if the corrected voltage is found at each bus, it is used to calculate the corrected voltage at the next bus। एक के लिए फाइंड किया फिर अगले बस पे जाना है। Therefore, substituting V2 in equation 9.6, क्योंकि V3 के अंदर भी V2 की substitution है। You can see from here, first iteration value of V2 will be used here, obtained for the first calculated value at bus number 3। The process is repeated at bus 4। इस तरह हम 4 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, V4 into 1 लिखेंगे and each bus consecutively throughout the network to complete the first iteration with the calculated values। Then the entire process carried out again and again until the amount of correction in the voltage it varies। Every bus is less in some predetermined precision index जो कि हम डिफाइन करते हैं या पहले से डिफाइंड होता है सिस्टम का। This process of solving the power flow equations is known as the Gauss-Seidel iterative method। Convergence upon an erroneous solution is usually avoided if the initial values are of reasonable magnitude and do not differ too widely in use। जाहिर बात है हम जब पहली दफ़ा इटरेशन कंप्लीट करेंगे तो वो जो वैल्यूज़ आएंगे वो एस्टिमेशन से दूर होंगे, ठीक है, एरोनस वैल्यूज़ होंगे, यानी वो एरर होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस to set the initial estimates of unknown voltages all load bus is equal to 1। कॉमन प्रैक्टिस के अंदर ये है कि एस्टिमेशन आपने कोई करनी है, फॉर एग्जांपल मैं 10 भी ले सकता हूँ, एंगल मैं 120 भी ले सकता हूँ, कोई अपनी मर्जी से, लेकिन चूंकि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है तो इस वजह से 1 मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट की और 0 डिग्री की फेज एंगल की एस्टिमेशन पहले आइट्रेशन में हम करते हैं। सच इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड अ फ्लैट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म वोल्टेज प्रोफाइल अज्यूम। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड को 1 रखेंगे फर्स्ट इटरेशन के लिए एस्टिमेशन करेंगे और फेज एंगल को 0 डिग्री रखेंगे तो इसको कहते हैं फ्लैट स्टार्ट। फॉर अ सिस्टम ऑफ इन बसेज द जनरल इक्वेशंस फॉर द कैलकुलेटेड वोल्टेज द बस आई वेयर पी एंड के आर स्केड्यूल्ड एज। ठीक है, यहाँ पे एक जनरलाइज फार्मूला आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 9.19, इसको आगे रेफर भी होना है। वी आई के यहाँ पे पहले 2 था, 3 V4 ऊपर 1, ठीक है, 0 आइट्रेशन के लिए हम जब इक्वेशन निकालें पिछले 9.1516 के अंदर
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है, उसको जनरलाइज किया हुआ है, वन वही 1/2 था, 3 होगा, इस तरह 4 लेकिन आई आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हियर इज k-1, हियर इज के का मतलब है करंट आइट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड आइट्रेशन कर रहे हैं तो k-1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी द k-1, 3-1, यानी सेकेंड आइट्रेशन के अंदर जो वैल्यू आई थी। सिमिलरली ये भी करंट आइट्रेशन की वैल्यू होगी, ये प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज होंगे। The superscript k denotes the number of iteration in which the voltage is currently being calculated, and k-1 indicates the number of preceding iteration of the preceding iteration. So ये हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई 9.19। Thus we see that the values for the voltages on the right hand side of this equation, इनकी बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। पहले भी मैंने बताया कुछ फैक्ट्स होती हैं, जिस तरह p के वैल्यू, q के वैल्यू, i के वैल्यू, यहाँ पे i के y के वैल्यू, यहाँ पे जो बाकी होते हैं ये फर्स्ट आइट्रेशन में एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होते हैं। अगर सेकेंड आइट्रेशन है तो इसमें ये फर्स्ट आइट्रेशन के वैल्यूज़ होंगे। This equation are the most recently calculated values for the corresponding buses are the estimated voltage if k is equal to 1 and no iteration has yet been। वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही। Since equation 9.19 applies only at load buses, ये सिर्फ हम लोड बसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने v को फाइंड आउट करना है, चूँकि जनरेटर बसेस के ऊपर हमें v गिवन होती है, तब हम जाके क्या करते हैं ये एग्जांपल 9.2 के बाद हम देखेंगे। एग्जांपल 9.3 फिर जनरेटर बसेस के लिए हैं या वोल्टेज कंट्रोल बसेस की हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वी आर रियल एंड रिएक्टिव पावर आर स्पेसिफाइड, ठीक है, पी एंड क्यू स्पेसिफाइड होते हैं। एन एडिशनल स्टेप इज नेसेसरी इट वोल्टेज कंट्रोल बसेस वेयर वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज टू रिमेन कांस्टेंट। वहाँ पे हमें वोल्टेज का मैग्नेट पीवी बस होता है जनरेटर बस, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं वी की ये कांस्टेंट होंगी। Before investigating this additional step, let us look at an example of the calculations at a load bus। इसको हम लाइव सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 9.2 कि हम कैसे लोड बसेस के लिए फाइंड आउट करते हैं वीक वोल्टेजेस, बस वोल्टेजेस की वैल्यू को V2 से लेकर V4 तक कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल के डिस्कशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस, जनरेटर बसेस भी इसको कहते हैं, जहाँ पे हमें गिवन होता है पी वी एक्टिव पावर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द voltage when voltage magnitude rather than reactive power is specified at bus I, किसी खास बस के ऊपर Q के बजाय V स्पेसिफाई होगा। the real and imaginary components of the voltage for each iteration are found by first computing a value for the react। जाहिर बात है लोड बसेस के ऊपर हमें पी क्यू गिवन होती थी, तो हम वी को फाइंड आउट कर रहे थे। अब अगर कोई एक बस ऐसा है जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड है, एग्जांपल 9.3 में हम देखेंगे बस 4 के साथ कोई जनरेटर कनेक्टेड है, तो हम V4 के लिए जो है बस 4 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे तो V गिवन है तो हम Q को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 9.4, वही एग्जांपल है कंप्लेक्स कंजुगेट ऑफ द पावर इंजेक्टेड एट बस आई एज। किसी जनरेटर बस के ऊपर अगर इंजेक्शन हो रही है पावर की, रिएक्टिव पावर Q एंड एक्टिव पावर P, तो वहाँ पे इनकी क्वेश्चन ये बन गई। अब हम अगर इमेजनरी पार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओनली वी और कंसिडरिंग ओनली Q, क्योंकि हाँ हम रिएक्टिव पावर को फाइंड आउट कर रहे हैं, जनरेटर बस के ऊपर इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस इमेजनरी ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन आ गया यहाँ पे। सो विच इज़ द इक्विवेलेंट एल्गोरिथमिक एक्सप्रेशन। एक एल्गोरिथम इससे कैसे हम जनरलाइज्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सो डिफरेंट आइट्रेशन के लिए अब इसको जनरलाइज करते हैं, जिस तरह पिछले टॉपिक के अंदर हमने वी आई को जनरलाइज किया था। सो क्यू आई इंटू के इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी, इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी इंटू वी आई। ये प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर वोल्टेज की जो वैल्यू आई है, दिस इज करंट आइट्रेशन की वोल्टेज की वैल्यू, और यहाँ पे प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू। आगे हम एग्जांपल में इसको डिटेल से देखते हैं। और ये फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं, दो बसेस के दरमियान एडमिटेंसेस की वैल्यू वो गिवन होंगी, वो हम फिक्स ही लेंगे। Where IM means imaginary part of and the superscript indicate the relevant iteration. Reactive power QI is evaluated by equation for the best previous voltage values at the buses, and this value of is substituted in equation to find a new value of VI। इस वैल्यू के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब VI की हम कोई नई वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस करंट आइट्रेशन में, तो यहाँ पे हम रिएक्टिव पावर की वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट की थी
वही पुट करेंगे। द components ऑफ द न्यू वी आई के आर देन मल्टीप्लाइड बाई द रेशो ऑफ द स्पेसिफाइड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वी आई। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि प्रीवियस आइटरेशन वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई के फाउंड बाई इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो वैल्यू आई थी। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि Q4 के अंदर फॉर एग्जांपल हम बस 4 के लिए फर्स्ट आइटरेशन में रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हम V की वैल्यू कौन सी लेंगे। तो जीरो आइटरेशन के अंदर जो वैल्यू आई थी या एस्टिमेटेड वैल्यू, और यहाँ पे V3 1 in first iteration, similarly V2 in first iteration and V4 the estimated value of V4। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड एक क्वेश्चन आ गया था, वही क्वेश्चन जो अभी पिछले स्लाइड पे था। द रिजल्ट इज द करेक्टेड complex voltage of the specified magnitude। In the 4 bus example, if bus 4 is voltage controlled, equation 9.23 yields the calculated value। वही पिछले स्लाइड पे जो इक्वेशन था 9.23, उसको अगर 4 बस सिस्टम है तो वहाँ पे समेशन थी, तो आप 10 बस इसके लिए भी कर सकते हैं। 4 बसेज हैं तो चारों की वैल्यू को यहाँ पे लिया हुआ है, तो ओपन करके इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट आइटरेशन में रिएक्टिव पावर की। वेयर इन द कैलकुलेटेड voltages of bus 2 and 3 are accelerated values of the first iteration। accelerated values क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। एक्सेलरेटेड वैल्यूज़ ये होते हैं कि हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटरेशन के अंदर हमें वैल्यू आ गई, सेकंड में आ गई, तो हम कोई कांस्टेंट ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जो दोनों आइटरेशन के रिजल्ट को क्या करें, वो आपस में करीब ले आएँ, तो उसको हम एक्सेलरेटेड वैल्यूज़ कहेंगे, एक्सेलरेशन फैक्टर जिसको कहते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग Q4 इंटू आई, ये वाला इक्वेशन, इसको 9.24 के अंदर फॉर Q4 स्केड्यूल्ड इन द इक्विवेलेंट ऑफ इक्वेशन 9 पॉइंट, इस इक्वेशन में पुट करने से फॉर बस 4 यील्ड्स हमारे पास V4 इंटू 1, V4 के ऊपर फर्स्ट आइटरेशन में वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी, वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज, इसकी भी हमारे पास आ गई, एंड ऑल क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड आर नाउ नोन, अभी नोन हो गई फर्स्ट आइटरेशन। Since V4 is specified, we correct the magnitude of V4 as follows। तो हम जो चूंकि हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन के अंदर तो वैल्यू आ गई, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे। V4 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V4 मल्टीप्लाइड, ये फार्मूला जनरलाइज फॉर्म में आ गया। एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप विद द स्टोर्ड वैल्यूज, वी करेक्टेड वैल्यूज, इसको हम करेक्टेड वैल्यूज कहते हैं। V4 की फर्स्ट आइटरेशन में जो वैल्यू आ गई ऑफ बस 4 voltage having the specified magnitude in the remaining calculations of the iteration। ठीक है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमने एस्टिमेट किए थे, और उसके अलावा यहाँ पे हम उनकी करेक्शन कर रहे हैं कोई खास फैक्टर मल्टीप्लाई करके। एज डिस्कस्ड in section 9.1, either voltage magnitude or reactive power must be specified at every bus except the slack bus where voltage is specified by both voltage magnitude and angle। It buses with generation, the voltage magnitude is specified as with the reactive power supplied by the generator, the reactive power। ठीक है, इस डिस्कशन को आप पढ़ लेंगे। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर बस के ऊपर कोई ना कोई चीज़ हमें स्पेसिफाई होती है। जिस तरह स्लैक बस के ऊपर हमने नहीं फाइंड आउट करना होता, वहाँ हम ज्यूम करते हैं वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड एंगल। इस तरह जनरेटर बस है, लोड बस है, सब के ऊपर हमारे पास एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज या इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई होती है, दो की। तो Q जो है रिएक्टिव पावर, ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। कोई भी जनरेटर है फॉर एग्जांपल, उनकी खास रेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल 10 वार से लेकर ये 100 वार तक ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो Q की जो वैल्यू होगी वो इसके दरमियान रहेगी। ठीक है, दिस विल बी द Q जनरेटेड। तो कहते हैं कि जो अगर Q इसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 1010 है Q की वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, इसका लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे। अगर ये इस लिमिट से कम है, फॉर एग्जांपल 5 वार्स हैं, तो हम इसके इस लिमिट को जो जिसकी वायलेशन हुई है उसको सपोज करेंगे। तो ये पूरी डिस्कशन इसके मुतालिक है। वेयर Q मिनिमम इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट इम्पोज्ड ऑन द रिएक्टिव पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर एट द बस इन द कोर्स ऑफ पावर फ्लो। ठीक है, आप इसको खुद पढ़ लें, इसमें यही बात लिखा गया है। The originally specified voltage magnitude at the bus is relaxed and the bus is then treated as POQ bus for which a new voltage is calculated by the computer program। ये पूरी डिस्कशन है बुक में, आप खुद देख लें कि वो लिमिट्स की वायलेशन अगर हो रही है जनरेटर का आउटपुट रिएक्टिव पावर, तो उसको हम कौन सी लिमिट में ले लेते हैं।
So in subsequent iterations, the program endeavors try hard to sustain the originally specified voltage at the bus while ensuring that QG is within the permitted range of values. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम का ये ट्राई हार्ड कोशिश कर रहा है कि क्यू की जनरेटर की जो वैल्यू है वो लिमिट्स के अंदर हो, ओरिजिनली स्पेसिफाइड वोल्टेज एट द बस जो है वो सस्टेन्ड हो. This could well be possible since other changes may occur elsewhere in the system to support the local action of the generator excitation as it just justify the specified terminal voltage. Anyhow, this is a general discussion. You can see also study in book कि कैसे जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो इनको फिक्स रखने की कोशिश करते हैं. इसके ऊपर एग्जांपल 9.3 है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि जनरेटर बस 4 आ गए, उसके ऊपर हम कैसे सॉल्व करते हैं. टुडे लेक्चर वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.